बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बेटा जी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिस चैप्टर का नेम है वेरिएशंस। इसमें सबसे पहले हम जिस टॉपिक से बात स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेशो। ठीक है जी, रेशो क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब होता है कि जिसमें एक ही तरह के यूनिट्स हों। ठीक है, जैसे अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर में दूसरी क्वांटिटी होनी चाहिए, मीटर है तो मीटर में क्वांटिटी होनी चाहिए दूसरी, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं या जिनकी रेशो ले रहे हैं। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। यानी दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो ताल्लुक होता है उसको हम रेशो कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, अगर दो मिकदारें हों हमारे पास ए और बी ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की, एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो और बी ज़ीरो ना हो, देन रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी और इन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी। यानी इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। इसमें यह बात याद रखनी है कि जो बी है वो इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। उसकी वजह यह है कि जब b ज़ीरो हो जाएगा तो a अपॉन ज़ीरो का मतलब होगा अनडिफाइंड। ठीक है, यानी सॉल्व नहीं होगा। अनडिफाइंड या आप इन्फिनिटी पढ़ेंगे, ये आपने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी इसका थोड़ा सा यूज़ है कि अनडिफाइंड हो जाता है अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो। क्यों ये अनडिफाइंड हो जाता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो स्पेशली अलहदा से बना के चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको ढूंढ के तो वो देख सकते हैं कि इसकी क्या रीज़न है। आगे बढ़ते हैं बेटे कि इफ़ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लूजेस 5, अगर एक हॉकी की टीम जो है वो 4 गेम्स जो है वो जीतती है और 5 हार जाती है, देन द रेशो ऑफ द गेम्स won to games lost is 4:5 और इन फ्रैक्शन 4/5। तो इसमें रेशो क्या होगी, 4/5 होगी या 4:5 होगी। इसमें याद रखने वाली एक और बात यह है, कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर जो है ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ए रेशो बी जो है ये इक्वल नहीं होता बी रेशो ए के। ठीक है जी, अच्छा जी, इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड इंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये इंटीसीडेंट होती है ये, ठीक है, और दूसरी जो है यानी जो बी वैल्यू है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स, जो रेशो है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कंपैरिजन है टू वैल्यूज़ का। ठीक हो गया बेटे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इन एग्जांपल्स की बजाय एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो हमें समझ आ सकें। नेक्स्ट चलते हैं जी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी। हमने इसको ए रेशो बी के तौर पे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एंड एज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के तौर पे भी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का भी वही मतलब है जो लोएस्ट फॉर्म का मतलब है। ठीक है, और फ्रैक्शन और ये जो रेशो फॉर्म, हमने रेशो की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उससे मजीद आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ना हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 750 एंड 1250। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अभी इसका। ये है जी हमारे पास 750, ठीक है, रेशो 1250। ठीक है बेटे, अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये बात याद रखनी है कि जो रेशो में वैल्यूज़ होती हैं अगर हम उनको एक ही नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशो पे। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे 750। अब ये 0 0 से भी कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड करके भी कैंसिल कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 10 रेशो 1250 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब 75 रेशो 125। ठीक है, क्योंकि 10 पे डिवाइड करने से ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 0
इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया। अब 75 और 125 जो है ये 25 पे डायरेक्टली डिवाइड हो जाएंगे, तब भी कर सकते हैं। अगर आप 5 पे डिवाइड करना चाहें तब भी, क्योंकि जिस भी किसी वैल्यू में जो यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। हम इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरी तरफ जो वैल्यू है उसको भी हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। आप देखें 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो 15 रेशो 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब फिर देखें यूनिट प्लेस पे 5 है तो फिर 5 पे डिवाइड हो रहेगा, हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 25 डिवाइडेड बाय 5। देखिए 5 3s are 15 और 5 5s are 25, तो आंसर इसका आया है 3:5, या हम लिख सकते हैं इसको और 3/5। यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 3/5 आएगा और अगर हम इसको रेशो में लिखें तो 3:5 आ जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, आगे इसके सेकंड पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि 450 सेंटीमीटर रेशो 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अब एक बात और भी जहन में रखनी है, मैं इसके यूनिट्स भी साथ में राइट करता हूँ। यहाँ है ये सेंटीमीटर और यहाँ है ये मीटर। अब एक बात ध्यान रखना है आपने मेरा बेटा और मेरी बेटियां कि जब भी कभी यूनिट डिफरेंट हो तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उनके यूनिट्स को सेम करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी रेशो की कि हम सिर्फ और सिर्फ सेम यूनिट्स वाली वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिनके यूनिट सेम हो, आ रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज विद द सेम यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 450 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेशो यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक हो गया। तो इसको लिखेंगे हम 450 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी बेटे। अब हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना जैसे हमने ये फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया। देखें ये जीरो जो है ये जीरो से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 300 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 45 रेशो 30। आप देखें क्योंकि अच्छे तरीके से आपको टेबल आते होंगे तो 15 पे कैंसिल हो रहा है ये, तो इसको हम कर देते हैं 45 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 3s are 45 रेशो 50, 15 2s are 30, तो 3:2 और 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटे। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, ठीक है। अब इसमें या तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लें या किलोग्राम में चेंज कर लें, या दोनों में से एक काम हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें तब भी ठीक है, ग्राम वाले को किलोग्राम में चेंज कर लें, दोनों तरह से ही ठीक होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जी बेटे अभी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट जी। अब थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है 4 किलोग्राम और इसकी रेशो जो है बेटे वो है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम के साथ। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। उसका तरीका ये होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किलोग्राम वाली वैल्यू किस में चेंज होगी, ग्राम में, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ गया ग्राम, और ये 750 पहले ही ग्राम है तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ रहेगा 750 ग्राम, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास 4000 ग्राम रेशो, ये आ रहेगा 2000 प्लस 750 ग्राम, इसको ग्राम लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4000 ग्राम
रेशो 2750 ग्राम। तो दोनों अब ग्राम में वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये 0 0 से कैंसिल होगा, मतलब इसको हम लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 10, 2750 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 400 रेशो 275। ठीक है जी। अब इसके बाद किस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली करना चाहें तो 25 पे कर दें, 5 पे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 पे मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 रेशो 275 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी। अब ये वाला हमारे पास आ जाएगा, जब हम 4000 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। ठीक है, और 275 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये आ जाएगा 11। तो 16 रेशो 11 और 16/11। ठीक है, ये हमारे पास रेशो फॉर्म में आंसर आएगा और ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है यानी ये थर्ड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे हम इसका सॉल्व करेंगे अभी इसका फोर्थ वाला पार्ट, जो कि है 27 मिनट्स। यहाँ लिखते हैं जी 27 मिनट्स और इसके साथ रेशो है जी 30 सेकेंड्स। बल्कि ये 27 मिनट 30 सेकेंड इकट्ठा है। यहाँ लिखते हैं 27 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, फिर कॉमा है, इसका मतलब रेशो 1 आवर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ जाएगा बेटे। देखें अभी ये हमारे पास सेकंड में है, ये मिनट में और ये आवर में, हम सभी को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। 27 मिनट में आवर कितने होंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 27 मिनट्स में 27 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड, प्लस 30 सेकेंड्स। ठीक है, रेशो 1 आवर का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट में चेंज, मल्टीप्लाई बाय 60 ये चेंज हो जाएगा बेटे सेकंड में। ठीक है जी। अब देखें ये 27 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर हम 30 को ऐड करें तो टोटल हमारे पास आ जाएगा बेटे 27 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 ज़ार 42, 4 कैरी 6 2 ज़ार 12 और 4 16, तो ये आ रहेगा 1620 प्लस 30, ये आ रहेगा हमारे पास सेकंड। ठीक है जी। रेशो ये 6 6 ज़ार 36, तो 3600 सेकेंड्स। अच्छा जी, ये आ रहेगा हमारे पास 1600, 30 प्लस 20 50, ये आ रहेगा 1650 सेकेंड्स। रेशो 3600 सेकेंड्स। ठीक है जी बेटे। अब देखें इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये 0 जो है इस 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये रह गया 165, इसको लिखेंगे 165 रेशो ये आ जाएगा जी 360। ठीक है, अब क्योंकि रेशो होती है ना, तो ये रेशो में जो यूनिट होता है वो भी यूनिट के साथ कैंसिल हो जाता है, इसीलिए जो हमारे पास रेशो है उसका कोई यूनिट होता नहीं है, ये हमने पहले बात पढ़ी हुई है ये। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 165 और 360 को 15 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 15 रेशो 360 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे यहाँ पे 11 रेशो 15 2 ज़ार 30 24, 11 रेशो 24 जो है हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट भी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास 75 डिग्री और रेशो है उसकी 225 डिग्री के साथ, यानी ये बहुत ही इजी है, ये डायरेक्टली उन्होंने डिग्री में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमने जो फाइंड करना है वो है 75 रेशो 225 में रेशो फाइंड करनी, तो 25 पे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 25 रेशो 225
डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेशो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम 3 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 9 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9। ये रेशो में आंसर आ गया, या फिर अगर इसको लिखें फ्रैक्शन में तो ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। कंपेयर द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो का हमने क्या करना है, उनको रेशो फाइंड करनी है, और उसके बाद बॉयज़ टू गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो है वो रेशो को फाइंड करना है या कंप्यूट करना है। सॉरी, ये कंपेयर मैंने पढ़ा शायद इसको, तो कंप्यूट है ये, यानी फाइंड करना है इसको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, ये आ रहेगा हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स बेटे हैं 60 और उसमें से 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब नेक्स्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स। गर्ल्स कितनी है बेटे हमारे पास इधर 25। अच्छा, इसके बाद अब बॉयज़ स्टूडेंट्स भी फाइंड कर लेंगे हम, बॉयज़ स्टूडेंट्स। तो टोटल में से यानी माइनस करेंगे जब गर्ल्स स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास बॉयज़। ये आ जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 35 जो है हमारे पास बॉय स्टूडेंट्स होंगे। अब हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है, जिसमें हमें कहा गया है कि हमने कंप्यूट करना है रेशो को बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉयज़ और रेशो टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ठीक है बेटे, तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35 इस क्वेश्चन में, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्वेश्चन में 60। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5 पे इनको डिवाइड कर देते हैं, यह आ रहेगा 35 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 7s आर 35 रेशो 5 1s आर, और ये 12। ठीक है, 7 रेशो 12। ठीक है बेटे, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो यहीं पे इसका सेकंड पार्ट सामने मैं सॉल्व कर देता हूं। बॉयज़ टू गर्ल्स, यहां पे हम लिखेंगे बॉयज़ और रेशो गर्ल्स। अब एक बात का ध्यान रखना है, बॉयज़ उन्होंने लेफ्ट पे लिखा है तो हम यहाँ पे भी बॉयज़ को लेफ्ट पे लिखेंगे, गर्ल्स को राइट पे लिखा है तो हम राइट पे ही गर्ल्स को लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज से पहले ये बात को कंफर्म किया था, पढ़ा था कि रेशो में जो प्लेस है ना वो बड़ी मैटर करती है, उसमें ए रेशो बी रेशो एक इक्वल नहीं होती। तो बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ कितने अब हमारे पास 35, ठीक है, और गर्ल्स कितनी स्टूडेंट्स हैं 25। दोनों को 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा जी 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 7s आर 35 रेशो 5 5s आर 25, तो ये 7 रेशो 5। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y, यानी x रेशो y जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे 3 इंटू 4x माइनस 5y, यानी मैं क्वेश्चन को ही दोबारा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो यह रहेगा 2x माइनस 7y। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4s आर 12, x आ जाएगा यहाँ पे माइनस 15y आ जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x माइनस 7y। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 2x इज इक्वल टू ये 15y इधर आके प्लस होगा तो इसलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 15y
-7y, 7y राइट साइड पे पहले ही माइनस है तो इसलिए उसको मैंने माइनस ही लिख दिया। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10x इज इक्वल टू 15 में से 7 8, यह रहेगा 8y। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, आप देखें इसमें जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे ले आते हैं, यानी मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं x को y पे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई। x अपॉन वाई का भी मतलब x रेशो y ही होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज से पहले ही थ्योरी में। और ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 10। ठीक है, मैंने y को इधर ला के डिवाइड कर दिया और 10 को इधर ला के डिवाइड कर दिया। अब आप देखें कि ये आ गया हमारे पास x अपॉन वाई, और ये जो 8 अपॉन 10 है ये बिल्कुल 8 रेशो 10 ही है। इसको हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 8 और 10 को 2 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटे आ जाएगा हमारे पास ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 5। तो 4 अपॉन 5 यानी x रेशो y जो है ये इक्वल होगा 4 रेशो 5 के। यही हमारे पास आंसर होगा। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख दें, x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। ठीक है, ये फाइनल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की जानिब, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रेशोज। अब वो कहते हैं कि ये जो रेशोज हैं 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल, ये इक्वल हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं कि 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू, क्योंकि कहा है कि इक्वल है ये 3 रेशो 4। अब हमें रेशो का पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें 2p प्लस 5, ठीक है, अपॉन 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में भी सॉल्व किए होंगे कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं उन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हम इसको करेंगे अब 4 इंटू 2p प्लस 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4। और एक मैं साथ में और बताना चाहूँगा कि 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, वो भी इसी रिलेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। 7th क्लास में आपने वो पढ़ा होगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम POE, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये वाला भी मेथड आपने वहां पढ़ा होगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसके थ्रू सॉल्व करता हूं, आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है दोनों में। अच्छा बेटे, जब 4 2s आ जाएगा हमारे पास 8p प्लस 5 4s 20 इज इक्वल टू 3 3s 9p प्लस 4 3s 12। अब ये देखें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए p की वैल्यू, तो यहाँ 9p है, यहाँ 8p है। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 8 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। तो पॉजिटिव में रखने के लिए सिर्फ आंसर को, ताकि बाद में हमें किसी माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, मैं 9p में से 8p को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि 8p ने इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाना है। अब 20 जो है वो लेफ्ट साइड पे पहले ही प्लस है, तो मैं 12 को इधर ला के माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 20 में से 12 माइनस करें 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 में से 8 माइनस करें जस्ट p, तो हमारे पास p का आंसर आ गया है 8। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये सॉल्व होना था। ठीक है बेटे, अब हम 5 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए बेटे, 5 वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ द रेशियोज 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5। तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम बेटे 3x प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, या मैं इसको बल्कि इसके बाद वो स्टेप लिखा जा सकता था
कि हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते या प्रोडक्ट ऑफ मीन करते तो तब भी ठीक था। मैं उसी से करता हूँ अब, ताकि आपको दोनों जो है ना मेथड का पता चल जाए साथ साथ क्वेश्चंस में। तो यहाँ लिखूंगा मैं बेटे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये 7th क्लास वाला मेथड में अभी यूज कर रहा हूँ, ये भी मैं बता दूं आपको साथ में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये आ रहेगा हमारे पास। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम पे कौन सी वैल्यूज हैं, मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको बेटे। एक हमारे पास ये वैल्यू एक्सट्रीम पे है यानी बाहर वाली साइड पे, और दूसरी ये जो 5 है ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ रहेगा हमारे पास 5 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब ये जो दरमियान में वैल्यूज हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सी, उनको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ अभी। 6 + 4x और 2 ये हमारे पास मीन वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में। तो ये आ रहेगा 6 + 4x और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखें इसका। 5 × 3 = 15x आ रहेगा ये, प्लस 5 आ रहेगा ये, इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 और प्लस 4 × 2 = 8x, ठीक है जी। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं। यह रहेगा 15x - 8x इज इक्वल टू 12 - 5। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7x आ रहेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आ रहेगा। अब x हमारे पास इक्वल आएगा, ये 7 इधर आके डिवाइड हो रहेगा 7/7, तो x आ रहेगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। अब हमारे पास 2 नंबर जो हैं उनमें रेशो है 5 और 8। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि वो नंबर्स कौन से हैं, ठीक है बेटे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास 5x है और दूसरा 8x है, तो फिर ही उनमें रेशो बनेगी ना 5 और 8 की, यानी 5x और 8x हो जाएंगे फिर उनमें जो रेशो हो, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, ठीक है जी। और फिर सेकंड नंबर क्या हो रहेगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8x, ठीक है जी। अच्छा, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में हम 9 को ऐड करें, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। अगर हम इन दोनों नंबर्स में बेटा 9 को ऐड करें, अब हम यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही है ना, उन्होंने कहा कि 9 ऐड करें इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें 5x + 9, ठीक है। रेशो क्या है 8x + 9, वी गेट अ न्यू रेशो। अब हमें एक और रेशो मिल जाएगी। अब रेशो और रेशो जो है आपस में ये प्रोपोर्शन बनाते हैं। जब 2 रेशो आपस में इक्वल हो तो हमारे पास वो प्रोपोर्शन होता है, या हम इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा 8:11 के, ठीक है बेटा। इसको प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, इसको रेशो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आप रेशो तक रहे हैं। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इक्वल नहीं लिखता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जो हम इससे प्रीवियस सॉल्व कर चुके हैं। इसको हम लिखेंगे 5x + 9 अपॉन 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11, ठीक है। इसको करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को फिर हमने इसमें पुट करना है और इसमें पुट करना है। हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से करें इससे आगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये हम प्रीवियस सॉल्व कर चुके हैं। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे ना, मैथ सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आ सकता कभी भी आपको। तो अपनी नोटबुक अपने हाथ में पकड़ के फिर बैठा करें सामने स्क्रीन के, ताकि जो क्वेश्चन मैं इनकम्प्लीट छोड़ूं आप उसको कंप्लीट किया करें। और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। बल्कि मुझे उम्मीद है कि इस बात की नौबत नहीं आएगी कि आपको मुझसे दोबारा पूछना पड़े कमेंट में। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्लियर कर दिया रहे बात को। नेक्स्ट चलते 7th क्वेश्चन की जाने बेटे। उसमें कहा है इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या हो रहेगा 4x और 13x,
उसमें 10 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 और इक्वल किसके आ जाएगा 1:2। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, बिल्कुल भी फर्क नहीं है सिवाय वैल्यूज के, मेथड सेम होगा और बाकी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी 8th क्वेश्चन की जानिब। 8th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ ये है बेटे कि ये वाला क्वेश्चन आपने 5 क्लास में भी सॉल्व किया होगा। 5 क्लास में यूनिटरी मेथड वाला चैप्टर है एक, उसमें चैप्टर नंबर 6 है जहाँ तक मुझे अभी याद है। तो जो न्यू एडिशन बुक है उसमें भी जो है वो फाइंड यही करना है कि इस तरह को क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें फिर हमने 5 kg हो या कुछ भी, यानी यूनिटरी मेथड मेनली उसमें ये समझाया गया। तो ये यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे अब आपकी बुक में हम रेशो वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इसमें रेशो को ही यूज करेंगे, ठीक है। रेशो वाले मेथड से उससे भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैंगोज कितने हैं, यहाँ पे 5 kg, मैंगोज इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है जी। और इनकी प्राइस कितनी है 5 kg मैंगोज की, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हमें पता है ना ये कि 5 kg जो है वो 250 रुपीज के आए हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास रिक्वायर्ड प्राइस, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ 8 kg ये हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 8 kg ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब इनमें हम रेशो देख लेते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैंगोज की केजी हैं, केजी की रेशो केजी के साथ ही होगी क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए, सेम यूनिट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 5 kg रेशो 8 kg, ठीक हो गया बेटे। और ये इक्वल किसके है प्राइस के, यानी प्राइस में 5 kg की 250 है तो वो हम पहले लिखेंगे क्योंकि जो इसकी तरतीब है वो बहुत मैटर करती है इसमें। 250 रेशो x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है। अब x जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 5 को इधर लाकर डिवाइड कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 5 के, ठीक है। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 और ये 50 आ जाएगा, 8 5 40, तो 400 रुपीज जो है वो बेटे हमारे पास आंसर होगा। अब यूनिटरी मेथड से भी फाइंड करके देख लीजिएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा जी, और आपके पास एक और मेथड भी आ जाएगा फाइंड करने का। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th वाले, इफ a रेशो b। अब a रेशो b की वैल्यू हमें दी गई है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a रेशो b, ये इक्वल है 7:6। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाएगा a/b इफ इक्वल टू 7/6, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b, ठीक है जी। तो फाइंड हमने किसकी वैल्यू करनी है, अब यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, ठीक है जी बेटे। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a/b की। अगर हम इस जो फ्रैक्शन है या जो हमारे पास रेशो फॉर्म में वैल्यूज हैं, अगर हम इनको b पे डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको भी और इसको भी, तो फिर हमारे पास a/b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाय b रेशो 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b। ये b पे डिवाइड इसलिए किया ताकि हमारे पास a/b फॉर्म में आ जाए ये वैल्यू। अब देखें जब हम 3a/b करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3a/b, ठीक है जी, और प्लस 5b b से कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा इस साइड पे 7 और b b से कट गया, फिर आ जाएगा माइनस 5a भी इससे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 5 इंटू
ए अपॉन बी। ठीक है जी। अब देखें ए अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास है 7/6, वो इसमें पुट कर देते हैं 3, और इसमें वैल्यू में पुट करने लगा हूँ 7/6। ठीक है जी। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, प्लस आ जाएगा ये 5, रेशो 7-5, और ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 7/6। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इनको, ये 3 2 6 आ जाएगा, 7/2 इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, 7/2 प्लस 5 रेशो, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 7 5 35, 35/6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 7 + 10, 17/2। ठीक है जी। नेक्स्ट राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 7 6 42 माइनस 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/6। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, इसके बाद देखें, अब ये जो हमारे पास रेशो है, रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 17/2, और इसको लिखेंगे डिवाइड 7/6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 17/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7, 2 3 6, 17 3 51, 51/7 जो है वो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा, या अगर इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो वो आएगा आंसर 51/7। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जहां उसने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग। इनको कंप्लीट करना है, यानी हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहला पार्ट इसका देख लेते हैं कि क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। वो है हमारे पास 24/7 और इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4x की। ठीक है, 4x इज इक्वल टू किसके होगा, तो देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है फ्रैक्शंस के दरमियान में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24x इज इक्वल टू 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 24x है, हालांकि होना 4x चाहिए था। तो हम अगर इसको इस तरह लिखें 4 6 24 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4x, तो ये 24x को ऐसे लिख दिया ना हमने, इज इक्वल टू 42। ये 6 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 6। ये आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 6 7 42, तो ये आंसर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 के। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लिखेंगे 7। ठीक है बेटे, ये जो खाली जगह होगी यहाँ पे आएगा 7। अच्छा जी, अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि हमने ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास है 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। ठीक है जी, और हमने फाइंड करनी वैल्यू, यहाँ इक्वली लिखेंगे, सॉरी ऊपर भी मैंने गलत किया है, ये ए वाई। इसका मतलब ए वाई को हमने एक साइड पे रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे करते हैं हम ऐसे ही, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5ay क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है फ्रैक्शन के दरमियान में। ये आ जाएगा 15 3 45, 45bx आ जाएगा ये। ठीक है, हमें ए वाई की वैल्यू चाहिए तो 5 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे हम। ए वाई इज इक्वल टू 45bx/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 9bx। तो इसका मतलब ये 9bx हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में 9bx। ठीक है जी, अब थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, वो है हमारे पास, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है जी, 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m। 5q की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, यानी 5q एक साइड पे रहना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जानी है हमने। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करते सबसे पहले 9 5 45 pqm।
इज इक्वल टू 18 टू ज़ार 36 LMP। अब हमें चाहिए 5Q, इसमें से 5Q एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज को एक साइड पे। तो यहां लिखेंगे हम 5Q मल्टीप्लाई बाय 5 9 ज़ार 45 होता है, तो 9 आ गया, ये 45 के अलावा जो कांस्टेंट टर्म आएगी। आप देखें PQM में से Q हमने इधर ले लिया और P और M इधर आ जाएंगे, P और M इज इक्वल टू 36 LMP। अब ये 9 PM इधर ले आएंगे हम, तो ये आ रहेगा 5Q इज इक्वल टू 36 LMP अपॉन, ये आ रहेगा इसके बाद 9 PM। ठीक है बेटे, P से कट गया, M से कट गया, 9 36 से कट जाएगा, तो ये आ रहेगा 4। 5Q इक्वल आ जाएगा बेटा जी 4LMK। LM नहीं, M भी नहीं आएगा क्योंकि M हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, सॉरी, यहाँ 4L आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ रहेगा 4L। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इस सेंस में कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखें कैसे, कि ये आ रहेगा हमारे पास 3x - 2 रेशो 4। अब ये देखें प्रोपोर्शन लिख दिया, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी ही होता है, 2 रेशोज की इक्वालिटी प्रोपोर्शन कहलाती है। ये आ रहेगा हमारे पास 2x + 3 रेशो 7। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रेशो को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3x - 2 अपॉन 4। ठीक है, रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 2x + 3 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ रहेगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको और क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो ये आ रहेगा 7 3 ज़ार 21x - 7 2 ज़ार 14 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8x + 12। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, 21x - 8x इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 12 + 14। 21 में से 8 माइनस करें तो ये आ रहेगा 13। 13x इज इक्वल टू 26 और x आ रहेगा हमारे पास 2 के। ठीक है, ये x का आंसर आ रहेगा हमारे पास जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, उसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, मैं उसका मेथड आपको बताता हूँ। अभी 2 3 वाला कर लेते हैं। 2 और 3 मिलते जुलते हैं। 3 में ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी लग रही हैं कि जो आपको फिक्रमंद करेंगी कि भाई ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो मैं आपको इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ बजाय इसके सेकेंड पार्ट के। तो अभी करते हैं जी इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व यहाँ पे। और ये आप देखिएगा इंतहाई आसान है ये वाला पार्ट। इसको लिखेंगे हम x - 3 अपॉन 2 रेशो 5 अपॉन x - 1 प्रोपोर्शन x - 1 अपॉन 3 रेशो 4 अपॉन x + 4। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन x - 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन x + 4 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 5 अपॉन x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 अपॉन 3। ये x - 1 से कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 4x - 12 अपॉन, ये आ रहेगा 2x + 8 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ रहेगा ये 5 अपॉन 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है जी, तो ये हो रहेगा हमारे पास 3 4 ज़ार 12x - 36 इज इक्वल टू 10x + 40। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 12x - 10x इज इक्वल टू 40 + 36
ये आ रहेगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 76 और x का आंसर आ रहेगा हमारे पास 2 3 जार 6 2 8 जार 16, तो x का आंसर आएगा हमारे पास 38। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी इसका फोर्थ वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो x प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू और रेशो है p माइनस क्यू होल स्क्वेयर। ठीक है जी बेटे, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनको प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम वाले मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको लिखेंगे हम पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा जी x मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। हमें चाहिए क्योंकि x की वैल्यू, तो ये जो बाकी वैल्यूज हैं इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू इसका स्क्वेयर, और ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू, इसको लिखेंगे हम पी प्लस क्यू। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू, इसको लिखेंगे हम पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। यहाँ स्क्वेयर लिख दिया मैंने गलती से, क्यूब ही है ये भी। अच्छा बेटे, ये इक्वल किसके आ रहेगा x के। इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब हम जस्ट हमने अब एक बात तो ये है कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ये पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और अगर इधर हमारे पास p माइनस क्यू हो तो ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब का ही फार्मूला होता है। तो हम इसको क्यों ना ऐसे लिख लें, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू। ठीक है, इनको हमने स्क्वेयर वाले को लैदा कर लिया और इसको फिर पी माइनस क्यू लिख देते हैं, 2 दफ़ा हो जाएगा ये आ जाएगा पी प्लस क्यू। ओवर में हमारे पास है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ ये वाली, यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के। ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारा। ठीक है, और ओवर में भी हमारे पास क्या है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, और ये जो हमारे पास पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू है इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये भी x के इक्वल है और ये वैल्यू भी x के इक्वल है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। यहाँ हम लिखेंगे अब पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू x। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, यानी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई ही करना है जैसे हमने इन क्वेश्चंस को बाकियों को मल्टीप्लाई किया है। ऑलरेडी ये प्रोपोर्शन में दिया है, इसको ओवर में लिखें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उम्मीद है मुझे कि आपको सारी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन समझाए गए हैं अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। ख़ास तौर पे जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, जो कि मकसद था इस वीडियो का कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।